हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर धर्मेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, और वहाँ पे जो बहुत से लोग थे उस प्लेन के अंदर, वो सभी एकदम ब्लास्ट के अंदर जो है वो ख़त्म हो गए एक्सेप्ट वन। अब उनके जो बॉडी है उनको पहचाना बहुत मुश्किल है, तो उनके रिलेटिव्स को बॉडी भी देनी, तो वो किस तरह से प्रोसेस होगा, उसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो भी वहाँ पे जिनकी डेथ हुई है उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। अब ये जो केस है इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि मतलब कि किस प्रोसेस के थ्रू जो है इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपका प्री एज वेल एज मेंस दोनों के अंदर काम आएगा। अब यहाँ पे अगर हम सिंपल बात करें कि भाई ये सारा मामला क्या है, मतलब किस तरह से जो है हम इस प्रोसेस को करेंगे, तो बेसिक से देखते हैं, है ना। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे हैं जैसे बहुत से नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, उनका बेसिक इतने क्लियर नहीं होते, तो वो भी क्लियर करना जरूरी है। अब देखो, जिसकी डेथ हुई, ठीक है, अब उसकी बॉडी, अब वहाँ पे बॉडी को आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है ना। वो कैसे करें, कैसे? तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सेल है। जैसे मान लीजिए मेरा किसी ने ब्लड ले लिया, सेल है, स्किन सेल है ना, टीथ से लेके हर एक बॉडी के अंदर जो है वो पूरे सेल से भरी है। अब ये सेल जो है वो उसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ है। जैसे यहाँ पे ये सेल है, ठीक है, लेट्स से कि इस तरह से हमारा बॉडी का जो है, किसी की बॉडी का कोई भी टिश्यू, लेट्स से सॉफ्ट टिश्यू ले सकते हैं हम, ठीक है, स्किन से ले लिया, या फिर हम हार्ड टिश्यू ले सकते हैं, ठीक है, बॉडी से जो है जिनकी डेथ हुई वहाँ से निकाल लिया। अब हार्ड टिश्यू इनमें से प्रेफर कौन सा किया जाएगा? प्रेफर करते हैं हार्ड टिश्यू, बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही पर्सन की डेथ होती है तो उसका जो डीएनए वो भी डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो इसको जो है जैसे ही हमने मान लीजिए सैंपल लिया, अब उसी को जो है अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या फिर जो है 90-95% इथेनॉल के ऊपर वहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है। अब यहाँ पे जो है हमें ये ध्यान देना है कि उनसे कौन सा ऐसा पोर्शन है जिससे हम उनके रिलेटिव को पहचान सकें। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई भी, यहाँ पे एक सेल ले लिया, ठीक है। अब ये सेल जो है इसके अंदर क्या क्या ऐसा है जिससे हम रिलेटिव को पहचान सकें। एक तो अगर हम देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमोसोम जो है वहाँ पे ये बात होगी, तो मैं क्रोमोसोम से क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इसमें भी एक मेथड है। दूसरा कि ये क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से, ठीक है। अगर मैं इस क्रोमोसोम को, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस क्रोमोसोम को इधर लेके आया तो ये डीएनए जो है पूरा खुल गया, तो मतलब जो है ये डीएनए हमारी बॉडी के अंदर है। अब ये डीएनए जो है इसके अंदर कोड होते हैं, तो मतलब अगर मैं ये डीएनए के अंदर कुछ ऐसा पोर्शन, ऐसे तो बहुत बड़ा डीएनए है, ऐसा पोर्शन ढूंढूं, ठीक है, जिससे मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं। मार्कर्स इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अलग अलग पर्सन है, एक जैसे ही पर्सन है, ठीक है, तो अब किसी के यहाँ पे जो है मोल है, तो उससे आपने पहचान लिया कि हाँ इसके अंदर ये यहाँ पे मोल है, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन पूरे डीएनए के अंदर कौन सा पोर्शन है जिसको हम देखेंगे, उसको बोलते हैं एसटीआर। तो मतलब मैं यहाँ पे एक तो है डीएनए के थ्रू मैं पता कर सकता हूँ। अब दूसरी बात कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियास होते हैं बहुत से सेल के अंदर, ठीक है। अब इनके अंदर भी डीएनए है, हालांकि बहुत छोटा डीएनए है, तो इसको भी मैं जो है आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को भी मैं यूज कर सकता हूं। एक और मेथड है दैट इज एसएनपी, ठीक है, वो सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मुझे ये पता है कि अगर मैंने सेल ले लिया तो सेल से डीएनए जो है वो सही पोजीशन के अंदर होना चाहिए। अगर मान लीजिए जो डीएनए डिग्रेड हो गया है तो ईजिली अवेलेबल आपको माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए मिल जाता है, वो हम ईजिली रिकवर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मैं बताऊंगा। बिकॉज देखो, अगर कोई मान लीजिए कहीं पे ब्लास्ट हुआ तो उसके सेल से जो डीएनए तो इधर ही है, तो ये मान लीजिए डिग्रेड हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए क्योंकि बहुत सारे हैं तो इनका मिलना भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए से हम किसको पहचान सकते हैं, क्या उसके फादर को या मदर को, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो आई होप कि आपको बेसिक क्लियर हो गया कि मुझे ये वाली चीजें चाहिए, तभी मैं जो है उनके रिलेटिव को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। अब ये वाली चीजें मतलब मैं सेल से वहां से लूंगा, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, अगर हम देखें तो पहला मेथड डीएनए आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या है कि हमें जो है डीएनए को कलेक्ट करना है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, अब डीएनए को कलेक्ट कर लिया तो मतलब यहाँ पे मैंने सेल को कलेक्ट किया, सेल में से क्या डीएनए मैंने निकाल लिया, तो डीएनए की एक्सट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब डीएनए की एक्सट्रैक्शन होगी तो देन मुझे, डीएनए तो बहुत स्मॉल है तो मुझे देखना है उसको, तो मैं क्या करूँगा, उसको एम्पलीफाई करूँगा, ठीक है, एम्पलीफाई करूँगा, उसका नंबर बढ़ाऊँगा। जैसे कोविड के टाइम पे जो है आरटी-पीसीआर में किया था, तो यहाँ पे भी हम जो है पीसीआर की मदद से उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम करेंगे मैच कैसे करेंगे, उनके जो रिलेटिव हैं उनका डीएनए
उसको भी इस तरह से प्रोफाइल बनाएंगे, और जो है विक्टिम उसका भी डीएनए, दोनों को मैच करेंगे। तो अगर मैच होता है तो वहाँ पे जो है उनका रिलेटिव है। इस तरह से पूरी प्रोसेस होगी। अब इसके अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, मेथड्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोफाइलिंग, या आप बोल देते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, या आप और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एंड जब हम मैच करते हैं, दिस इज के आइडेंटिफाई करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? डीएनए आइडेंटिफिकेशन, राइट। सो आई होप कि आपको समझ आ गया कि हाँ सेल लेना है मुझे। हार्ड टिश्यू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका डिग्रेड होने का चांसेस कम होता है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है जी। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे क्या है, कौन कौन से मेथड है। अगर तो मान लीजिए मुझे डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए मिल जाता है तो मैं एसटीआर एनालिसिस कर दूंगा। अगर मान लीजिए न्यूक्लियर डीएनए मुझे नहीं मिलता, वहाँ पे डिग्रेड है, तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया को यूज़ कर सकता हूँ। क्रोमोसोम के अंदर हम वाई जो क्रोमोसोम है, क्योंकि फादर से आता है, इसको भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। और एक और होता है एसएनपी, तो एसएनपी के थ्रू भी जो हम कर सकते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड कोड जो है वो चेंज हो। लेकिन अभी तो मैंने आपको नाम बताया कि क्या इसको आपको कितना समझ आया, ठीक है, ये एक दिक्कत है। चलिए हम यहाँ पे इसको डिटेल में समझते हैं, यहाँ पे चलते हैं। अब सोचो कि अगर मैंने आपको बोला कि लेट्स से कि ये जो है हमारा जो है डीएनए है, ठीक है, ये इस तरह से दोस्तों कनेक्टेड होता है आपस में, ठीक है। अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं? ये डबल हेलिक्स है, मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो यहाँ पे दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये और ये। अब ये आपस में कैसे कनेक्ट है? जैसे मैं बोलता हूँ कि लेडर है ना, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो सीढ़ियाँ भी जो है इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पे पैर रखा इस तरह से ऊपर चलते हैं। ये भी आपस में जो दोनों स्ट्रैंड आपस में कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं? यहाँ पे आप बोलो सर यहाँ पे तो कील लगे होते हैं, यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे जो है बेस लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी होगा। अब ये बेस दो तरह के हैं, पहले देख लो। ए जो है वो टी के साथ कनेक्ट होगा, जी जो है सी के साथ। इसके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं उसके ऊपर हम नहीं चर्चा करेंगे। ये इस तरह से दोनों कनेक्ट होंगे, मतलब अगर यहाँ पे ए लगाया तो उसके सामने टी आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे जी लगाए तो यहाँ पे सी आएगा। अगर यहाँ पे जी लगाए तो यहाँ पे सी आएगा। यहाँ पे ए लगा है टी आएगा, यहाँ पे ए लगा है तो टी आएगा। इस तरह से जो है ये पूरा कनेक्टेड होता है। अब अगर हम देखें तो हमारा डीएनए जो है उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक पोर्शन वो है, लेट्स से कि डीएनए हमारा इतना बड़ा है, ठीक है। एक पोर्शन वो है जिसको हम बोलते हैं कोडिंग रीजन, कि मान लीजिए इतना पोर्शन है, इसके अंदर जो है कोड है। जैसे मान लीजिए लेट्स से कि यहाँ पे ए लगा है, टी लगा है, सी लगा है, जी लगा है। ए के ऑपोजिट टी आ जाएगा, टी के ऑपोजिट ए आ जाएगा, सी के ऑपोजिट जी और जी के ऑपोजिट सी। अब इतना पोर्शन सपोज करो कोड कर रहा है, किस चीज़ को कोड कर रहा है? हमारे लेट्स से आई कलर को कोड कर रहा है कि हमारा आई कलर कैसा होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा, किस कलर का होगा। वो इतना पोर्शन डीएनए का कोड करता है। जो ये कोडिंग पोर्शन है इतना, इसको बोलते हैं जीन। इसको क्या बोलते हैं? जीन। सपोज करो यहाँ पे भी कोई पोर्शन है जो हमारे मसल प्रोटीन को कोड कर रहा है, ठीक है। ये हमारे मसल प्रोटीन बनाएगा, हमारा मसल कैसा होगा, तो ये भी एक अलग जीन है। तो इट मीन्स कि ये जो कोड कर रहा है इस पोर्शन को, जहाँ पे कोड कर रहा है कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के अंदर बना रहा है, उसका कोड है। जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर कोड होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन, ठीक है। अब बाकी जो बचा, ठीक है, बाकी जो बचा जो मेजोरिटी है 98 to 99% के आसपास, वो है नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि यहां पे कुछ चेंज हो गया, म्यूटेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे ए था, ए की जगह कुछ और आ गया, तो मतलब यहाँ पे कोड के अंदर चेंज हो गया। अगर कोड के अंदर चेंज हुआ तो आई कलर के अंदर चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उसको कोड कर रहा था। जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कोड में चेंज कर दिया तो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है तो ये प्रोटीन जो बन रहा है, जो आई कलर है, वो भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो मतलब किसी का मान लीजिए ब्लैक आई है, तो पेरेंट बोलते हैं कि नहीं हमारे बच्चे की ब्लू आई चाहिए, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे कोडिंग के अंदर चेंज करेंगे और यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कि इसमें अगर चेंज हुआ तो हमारी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से प्रोटीन बनते हैं, मान लीजिए अगर कोड के अंदर चेंज हो गया तो हमारा बॉडी के अंदर वो प्रोटीन अलग बनेगा। इट मीन्स कि हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जो नॉन कोडिंग रीजन है इसके अंदर ऐसा इतना कोड नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, ठीक है, तो आपको कुछ इतना पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो कि मान लीजिए सपोज करो कि वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो है SRY जीन है, ठीक है, मतलब जो बेसिकली हमारी फर्टिलिटी के लिए है, वो वहाँ से हट गया तो हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर जो हम बच्चा ना पैदा कर सके। हालांकि एवोल्यूशन के हिसाब से क्या है, और नए जीन आते रहते हैं, वो इवॉल्व होते रहते हैं। लेकिन
वो जीन इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो गया तो हमारी आगे पैदाइश खत्म हो जाएगी। सो वहाँ पे क्या है कि इंसान ही खत्म हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ चेंज हुआ तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इधर चेंज हो गया, तब भी सपोज करो मेरे इस पोर्शन में चेंज हो गया, मेरे लेट से मेरे ग्रैंडफादर के इस पोर्शन में चेंज था, वो मेरे फादर के अंदर आया, क्यों? क्योंकि ये उनकी बॉडी को इतना इफेक्ट ही नहीं हुआ मेरे ग्रैंडफादर को, ठीक है। अब मेरे फादर के अंदर आया, तब भी ये चेंज होता रहा, कुछ यहाँ पे कोड ऐड होते रहे, देन मेरी बॉडी के अंदर आया, मेरी बॉडी के अंदर भी मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होती रही है, तो ये वाली चेंज तो आगे आगे चलती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो है वो खत्म हो गया या मैं पैदा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ चेंज हुआ तो ग्रैंडफादर, फादर, सन, तो मतलब उसके अंदर कुछ भी चेंज हुआ वहाँ पे मे बी वहाँ पे जाके रुक जाए। बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं यहाँ पे चेंज होता है तो वो इंसान जो है आगे जो है वो जिंदा नहीं बचता या कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे चेंज हुआ तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इस पोर्शन को टारगेट करेंगे। इस पोर्शन के अंदर देखेंगे कि ऐसी जो चेंजेस हैं, मान लीजिए मेरे ग्रैंडफादर के अंदर थी, वो मेरे फादर के अंदर आई होंगी, बिकॉज ये उनकी जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल को इफेक्ट नहीं हुआ, तो अब वो जो है आगे मेरे अंदर आई होंगी, तो ये तो आगे आगे चलती जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पे चेंज हुआ, हो सकता है आगे जनरेशन ही ना आए, है ना। तो इट मीन्स कि कौन सा पोर्शन को हमने टारगेट करना है? इस पोर्शन को, नॉन कोडिंग रीजन को। अब नॉन कोडिंग रीजन के अंदर क्या है, लेट्स से कि मैंने ये नॉन कोडिंग रीजन बना दिया, ठीक है, ये है नॉन कोडिंग रीजन, मतलब इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो आगे आगे चलती जाती हैं, बिकॉज बॉडी को इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे मान लो इसी तरह है कि आपकी गाड़ी जो है, आपकी गाड़ी का अगर टायर पंचर हो गया तो आप रुक जाओगे, है ना। लेकिन अगर जो है डिक्की के अंदर जो है गाड़ी का जो टायर पड़ा हुआ है ना, जो एक्स्ट्रा है, वो अगर उसमें हवा नहीं है तो आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, आप चलते जाओगे, क्योंकि जो टायर जिससे आप चलते हो वो ठीक है। तो वही पोर्शन है ये वाला, ठीक है। तो मतलब ये वाला पोर्शन जो है इससे बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इस पोर्शन के अंदर यहाँ पे G है, इसके ऑपोजिट क्या आएगा? C आएगा। E के ऑपोजिट T आएगा, T के ऑपोजिट A आएगा, A के ऑपोजिट T आएगा, G के C आएगा, T आएगा, A आएगा, T आएगा, C आएगा, T A T, इस तरह से। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे G है, A है, T है, A है, G A T A, ये चार है, चार बेस पेयर है। यहाँ पे भी अगर देखें G A T A, यहाँ पे भी चार है, सेम है, यहाँ पे भी GATA, तो मतलब यहाँ पे जो है 3 रिपीट्स है, 3 बार वो रिपीट हो रहा है, सेम GATA GATA GATA। अब ये रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीट कैसे होता है? जैसे मान लीजिए DNA अपना नंबर बढ़ा रहा है, रेप्लिकेशन कर रहा है, उस टाइम पे क्या होता है, कुछ एक ही जो कोड है वो दोबारा रेप्लिकेट हो जाता है और वो मल्टीपल टाइम लग जाता है, या म्यूटेशन हो जाए उसकी वजह से भी ये मल्टीपल टाइम लग गया। तो मतलब अगर ये ग्रैंडफादर के अंदर है, क्या वो फादर के अंदर आया, क्या वो सन के अंदर आया? क्योंकि ये नॉन कोडिंग है, ये तो ट्रेवल कर जाए आगे। तो इस नंबर कितने रिपीट हैं, नंबर ऑफ रिपीट जो है हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज STR। इसको क्या बोलते हैं? STR, ठीक है। यहां पे क्या? शॉर्ट टेंडम रिपीट, मतलब कि अगर 2 से 6 बेस पेयर जो है, ये बेस है 1 2 3 4, ठीक है, ये कितनी बार रिपीट हुए, तो इसको तो हम देख सकते हैं इजीली, तो DNA के अंदर होता है, ठीक है। तो अब ये कितनी बार रिपीट हुआ और इजी भी है, ठीक है। लेट्स से कि 29 टाइम हुआ, तो अगर वो उसका रिलेटिव है, उसके अंदर भी अगर फादर है, ठीक है, तो उसका मैं केस समझाऊंगा, तो उनसे हम मैच करेंगे, क्या इसके अंदर भी 29 है या इसके अंदर भी 29 है, तो मैच हो गया तो उसका जो है वो रिलेटिव है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप इसके ऑपोजिट देखोगे तो CTAT CTAT CTAT, यहाँ पे भी जो है 3 रिपीट हुए, तो इसको बोलते हैं STR। STR के अंदर बेसिकली हम जो है केस यही देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से जो है इसको फॉर्म करना है। अब सपोज करो एग्जांपल लेते हैं अलग अलग, ठीक है। लेट्स से कि कोई चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड है, लेट्स से कोई चाइल्ड है जिसकी डेथ होगी, ठीक है। अब यहाँ पे चाइल्ड के अंदर जब हमने उसका DNA देखा तो सपोज करो उसके अंदर जो है चाइल्ड के अंदर 2 रिपीट थे। चाइल्ड के अंदर क्या था, वहाँ पे ये वाला जो है GATA जो है, ठीक है, लेट्स से ये 29 टाइम रिपीट था, दूसरा जो है 32 टाइम्स रिपीट था, ठीक है। मतलब 29 का मतलब जैसे लेट्स से GATA ये 29 टाइम्स है, तो हमने यहाँ पे देख लिया एक में 29 है और दूसरा इसमें जो है 32 है। अब चाइल्ड के अंदर क्या होता है, लेट्स से फादर है और इसकी मदर है, मदर से जो फादर से हाफ क्रोमोसोम, मदर से हाफ क्रोमोसोम, तो चाइल्ड के अंदर जो है 2N आते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जो है चाइल्ड, ये जो इसका 29 और 32 रिपीट है, ये कहाँ से आया?
ये फादर से आया और मदर से, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम देखते हैं तो उसके फादर का हमने बोला कि अच्छा ये चाइल्ड है, उसके फादर या मदर आए, उन दोनों का हमने डीएनए निकाल लिया। हमने देखना है कि क्या ये बच्चा इन्हीं का है, ये रिलेटिव इन्हीं की बॉडी है या नहीं है। तो लेट्स से कि जो फादर है उसके अंदर रिपीट जो है 28, लेट्स से यहाँ पे इस तरह से मैं और ईजी करता हूँ, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो है पोर्शन, एक पोर्शन है यहाँ पे GATA इस तरह से लगे हुए हैं। लेट्स से कि ये जो है 28 टाइम्स रिपीट हुए और इस पोर्शन के अंदर जो है वो लगे हुए हैं, ये कितने जो है 32 टाइम्स रिपीट हुए, ठीक है। ये फादर से हमें पता चल गया। अगर हम मदर का देखें, ठीक है, तो मदर का जो है लेट्स से कि इस तरह से हमें, तो यहाँ पे क्या है 29 टाइम्स रिपीट है और इधर जो है और कोई कलर लेट्स से, चलो ये लेते हैं, तो इधर जो है यहाँ पे जो है 29 और यहाँ पे 31 टाइम रिपीट है। अब चाइल्ड के अंदर डेफिनेटली या तो ये होगा, चाइल्ड का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो चाइल्ड का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये वाला या ये वाला हो सकता है, मतलब यहाँ से ये क्रॉस होगा। दूसरा क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है, कि ये वाला इससे क्रॉस हुआ। तो सिमिलरली इस तरह से जो है वो प्रोबेबिलिटी बनती जाएगी। तो अब यहाँ पे जब चाइल्ड का देखा तो उसके अंदर क्या है 29 रिपीट है, तो 29 लेट से ये 29 रिपीट चाइल्ड के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है 30 जो है लेट से 32 रिपीट्स है, ठीक है, और यहाँ पे 32 रिपीट्स हैं, ये चाइल्ड के अंदर हमें पता है। तो अगर हम ध्यान से देखें 29 यहाँ पे एक मैच हो गया, तो हाफ मदर से हाफ फादर से 29 मैच हो गया, यहाँ पे 32 है तो 32 भी मैच हो गया, तो मतलब इनका बच्चा है। तो इस तरह से जो है हम रिपीट्स के बेसिस के ऊपर बता सकते हैं कि क्या अब उनका चाइल्ड है या नहीं है, ठीक है। सो आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूं, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है यूपीएससी के स्टैंडर्ड इस हिसाब से जो है रिसेंट टाइम में जो सेट हुआ है, तो हमें ध्यान, रिपीट करता हूं दोबारा, यहाँ पे अगर एक ये रिपीट है, हमने देखना है कितने रिपीट है। लेट्स से फादर के अंदर 28 टाइम्स जो है GATA रिपीट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 32 टाइम्स CTAT रिपीट हुआ है। तो सिमिलरली मदर के अंदर जो रिपीट हुआ है 29, 31। तो हमने देखा चाइल्ड के अंदर क्या होगा, चाइल्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चाइल्ड का अगर कॉम्बिनेशन मैं बताऊं, ठीक है, लेट्स से ये पेरेंट्स हैं, तो इनके चाइल्ड के अंदर क्या हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि ये इसके साथ क्रॉस हो, तो मतलब एक 28 दूसरा 29 रिपीट होगा पहले चाइल्ड के अंदर। दूसरा ये इसके साथ जाएगा 28 31 रिपीट हो सकता है। तीसरा यहाँ पे ये इसके साथ जाएगा 32 29 रिपीट हो सकता है। चौथे चाइल्ड के अंदर 32 31 रिपीट हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक कहाँ से आ रहा है, फादर से आ रहा है, ठीक है, और दूसरा 29 मदर से आ रहा है। यहाँ पे 28 फादर से आ रहा है, 31 मदर से आ रहा है। यहाँ पे 32 फादर से आ रहा है, 29 मदर से आ रहा है। 32 फादर से आ रहा है, 31 मदर से आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे अगर चाइल्ड है तो इट मीन्स कि ये इन्हीं का चाइल्ड है। STR ऐसे काम करता है, ठीक है, इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं और भी, लेकिन मैंने सोचा कि एक आसान तरीका यही है कि आपको समझाया जाए, ठीक है। हालांकि एक्चुअल के अंदर प्रोसेस बहुत अलग होती है, लेकिन इतनी अगर आपको नॉलेज आ गई तो आप यूपीएससी के अंदर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वही हमारा पर्पस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, ठीक है, ये बात होगी कि STR कैसे काम करता है। तो शॉर्ट रैंडम रिपीट जो है इसका एनालिसिस कर लिया और देन उसके बाद जो है हम मैच कर देते हैं। दूसरा काम है माइटोकॉन्ड्रियल DNA, mtDNA। माइटोकॉन्ड्रियल DNA क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो है किस तरह से काम करेगा, ठीक है। हमें ये पता है कि ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA है, लेकिन ये अगर मान लीजिए डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारे पास जो है बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 37 जीन है, मतलब DNA के कंपैरिजन तो बहुत छोटा DNA है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो विक्टिम का माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लिया, उसका DNA मेरे पास आ गया। अब ये जो DNA इसे मैं किससे मैच करूँगा, क्या मैं इसके अंदर मतलब कैसे पता करूंगा कि ये मदर का है या कैसा है, ठीक है, ओके। सो अगर मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियर DNA नहीं है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, तो हमें क्या पता करना है। तो लेट्स से कि विक्टिम है, ठीक है, ये विक्टिम है और उसका हमने बोला कि इसके कौन से रिलेटिव से मैच करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि अपनी मदर का, सपोज करो उसके पेरेंट्स आए कि उन्होंने बोला कि हमारा जो DNA ले लो, हमारे बच्चे का मैच करो, ठीक है। अब हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रियल DNA, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे लेट से फादर और मदर दोनों आए, तो हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ मदर जो है उसी का हम लेंगे, फादर से जो है मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। या तो मदर आ जाए या उसकी नानी आ जाए, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर, तो मतलब उसकी जो मदर की मदर आ जाए या उसकी भी ऐसे, तो उस टाइप से जो है हम जो है मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल DNA को देखें तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो है सिर्फ मदर से, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, लेट्स से कि जो फादर है, ठीक है, फादर का जो स्पर्म है, ठीक है, एंड मदर का एग है, ठीक है, मदर का एग है।
अब मदर का जो एग है, अब इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो मदर का जो एग है उसके अंदर हमारे पास इतना पता है कि यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है मदर का, ठीक है, और ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फादर का सिर्फ स्पर्म है और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आता है, ये आता है मदर से। तो मतलब ये कुछ इस तरह से जो होता है, यहाँ पे 2n हो गया, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ से आ रहा है, यूपीएससी ने 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ये आ रहा है मदर से। तो मतलब अगर मेरे पास विक्टिम का जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो उससे मैं किसको मैच करूंगा, मदर को ही करूंगा। तो मदर्स वाली साइड जो लाइन है और इस मदर के अंदर इसकी ग्रैंड मदर का होगा, उसकी मदर का होगा, तो मतलब इस जो विक्टिम है उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर होगी, ठीक है, नानी का। तो उस केस में हमें उस लाइन का जो है वो चाहिए, सैंपल चाहिए, तो उससे हम मैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे थोड़ा सा चलें तो हमारे पास वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम का अगर मैं बात करूं तो वाई क्रोमोसोम अगर मान लीजिए उससे मैच करना है हमने, तो वाई क्रोमोसोम से कैसे मैच करेंगे, फादर एक्स वाई है, ठीक है, एंड मदर जो है वो एक्स एक्स है, डबल एक्स है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनका जो है प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे एक चाइल्ड फीमेल हो सकता है, ये एक्स फिर इसके साथ जाएगा, दूसरा भी फीमेल हो सकता है, देन वाई वाला जो है एक्स वाई हो सकता है, देन ये वाला तो एक्स वाई, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर पेशेंट का वाई क्रोमोसोम है तो हमें पता है वाई कहाँ से आ रहा है, फादर से ही आ रहा है, ठीक है। तो उससे इसका फादर देन इसका ग्रैंडफादर, मतलब जो विक्टिम है उसका फादर या ग्रैंडफादर, तो फादर वाली लाइन, तो वहाँ से हम जो है इसको देख सकते हैं। उस केस के अंदर भी हम इसको निकाल सकते हैं कि हाँ ये रिलेटिव है या नहीं है। अगेन अगर एक और चीज़ है वो है SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। SNP का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया ATCG इस तरह से जो है ये लिंक्ड है, ठीक है, यहाँ पे T आ गया, A आ गया, G आ गया, C आ गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये छोटा पोर्शन ही चेंज हुआ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, यही इसके अंदर ही चेंज है, तो उसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो तब यूज़ करते हैं जब टिपिकली जो है काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन हो चुकी हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट्स से कि ATCG है, ठीक है, और दूसरे के अंदर क्या है, अगर यहाँ पे जो है ATTG है, तो इट मीन्स के नॉर्मल अगर देखें तो ये सीक्वेंस रहता है, लेकिन अगर किसी के अंदर ये वाला सीक्वेंस है तो मतलब C की जगह T है, तो एक ही चेंज है, इसको बोलते हैं SNP, ठीक है। तो इसके बेसिस के ऊपर भी अलग अलग तरीके हैं जिससे हम जो है एनालिसिस कर सकते हैं। ये होगी बात। अब यहाँ पे जो है हमने चारों मेथड पढ़ लिए कि क्या क्या इसके अंदर हो सकता है, किस किस तरीके से। हालांकि ये बहुत ही इजी नहीं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है पूरा एनालिसिस होता है, लेकिन आपको एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो इनकी एक क्वेश्चन हमें आ सकता है या मेंस के अंदर भी, एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन बताओ। पहला है कि क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि हम बेसिकली इसका आइडिया क्या है कि हम जो है एक से दूसरे को मैच कर सकते हैं, तो मतलब आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, चाहे क्रिमिनल हो। मैटरनिटी पैटर्निटी, अगर आप देखोगे एलन मस्क 14 बच्चे उसके, तो वो ऐसे उसका डीएनए निकाल के रखते हैं कि कब है ना, बारकोड बना दिए प्रॉपर कि इसका मैच करना, बहुत केस आते हैं उसके, ठीक है। तो ये है। देन डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन जो अभी रिसेंटली हुआ, तो उसके ऊपर हमने बात की। मेडिकल डायग्नोसिस जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे भी जो है हमारे पास बेसिकली क्या है, डीएनए की इन्फॉर्मेशन है, तो उसी को जो है हम क्या उसमें डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या चेंजेस आए, कि म्यूटेशन क्या हुई, क्या वहाँ पे बेस पेयर के अंदर चेंज है, तो उससे जो है हमें जो है पता लग सकता है कि हाँ क्या डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ आगे, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। देन एवोल्यूशनरी स्टडीज़ की बारे में बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आज की जनरेशन है, इससे पहले जनरेशन के अंदर क्या चेंज है, उससे पहले क्या चेंज है, ये पूरा इवन जो है आपको पता है कि डीएनए यहाँ तक काम करता है कि जैसे इंडिया के अंदर जो लोग हैं, ये पहले पास्ट के अंदर कहाँ से है, तो उनका जो डीएनए सैंपल हमें मिलता है, एंशियंट डीएनए जिसको बोलते हैं, कि वहाँ से जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या कुछ और एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें कुछ पुराने है ना कंकाल मिले, वहाँ से डीएनए निकाला, उस डीएनए को आज के डीएनए के लोगों के साथ मैच करके हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं और ये लोग क्या यहाँ से चले थे या नहीं, तो उसका भी डीएनए जो है एनालिसिस हो सकता है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, आप पर्सनलाइज्ड जो है किसी का जो है बेस पेयर देखो, उसके हिसाब से मेडिसिन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, क्या इसका ऑर्गन उसके साथ जा सकता है डीएनए के अंदर, अगर जो है ज़्यादा मैचिंग है, अच्छा मैचिंग है, तो वहाँ पर जो है हम उसको भी अलाउ कर सकते हैं, बेटर रहता है। देन प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग की बात करें तो वो भी हम कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग पर्सन, ये तो चलो हो ही सकता है, इसमें
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन है। सो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोस्तों हमारा जो बैच है शिखर टू शिखर ये स्टार्ट हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये 11,999 से दोस्तों स्टार्ट है और आप इस नंबर पे कॉल करके जो है यहाँ पे डिस्काउंट की बात भी कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो। दिस इज ऑल। सो आई होप कि हमने एक ईजी तरीके से समझने की कोशिश की। आपको कितना समझ आया कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। अगर नहीं समझ आया तो एक बार जरूर देखिए, नहीं समझ आया देन आप कमेंट करो, मैं उसको जो है और सिंप्लीफाई किसी न किसी तरीके से करने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।